तरीके से जैसा चल सकेगा। जितना आपके अंदर डिसिप्लिन होगा उतनी ही हमारी जीत मुस्तहकम होगी और हम मकसद को तभी जीतेंगे जब हम आपको जीतेंगे। आप खामोश हो, आप बिल्कुल बोलें नहीं, इंतजार न करें, खामोश रहें। मेरे अजीजों, कैसे निकल जाएगा? मेरे अजीजों, अभी क्या बोले मेरे अजीजों, अभी हक साहब ने एक नज़्म पढ़ी जिसमें दीवाने का जिक्र था। रामपुर के मशहूर शायर राज यज़दानी साहब ने कहा था, अक्ल वालों को ये ऐब निकालो मुझ में, ये तो मैं खुद भी समझता हूँ कि दीवाना हूँ। मेरे अजीजों, आजम खान साहब ने पहली बार रामपुर में जब सियासी तकरीर की 5 के मैदान में, तो उसने अपनी तकरीर की शुरुआत की थी इस शेर से कि जिसे ले गई है अभी हवा, वो वरक़ था दिल की किताब का, कहीं आसमां से लिखा हुआ, कहीं आसमां से लिखा हुआ। ये तकरीर दरअसल रामपुर की बधाई पे ये उनका दर्द और एहसास रामपुर की बदहाली और खस्ताहाली में था, जिस पे उन्होंने अपने शेर में आंसू बहाए थे। और जब पहली बार रामपुर की सियासत में, इलेक्शनी सियासत में कदम रखा, तो अपने सियासी अज़्म का इज़हार किया और उसमें कहा था कि हक के शहदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे वक्त भी आई तो मसल डालेंगे, हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, और जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। और आपने देखा और सबने देखा और आपने देखा कि दौर को कैसे बदला, और ये भी देखा कि दौर कैसे बदला जाता है। जुल्म के खिलाफ जो आवाज शुरू में कमजोर समझी गई, बाद में वो इतनी मजबूत हो गई कि जुल्म का सफाया कर दिया गया। सन 1980 में जब पहली बार आजम खां MLA हुए, उसके बाद ऐलान किया कि नुमाइश में कार्निवाल नहीं होगा। कार्निवाल वो जुआ होता था जो नुमाइश में खेला जाता था और गरीबों की जेबें काटी जाती थी उसमें।
और जब ये ऐलान किया तो उसके बाद रामपुर के एक बदमाश साहब ने आके इत्तला दी कि आप कार्निवाल की मुखालफत छोड़ दीजिए वरना आप पे गोली मार दी जाएगी। लेकिन आलम खान ने इसकी परवाह नहीं की और अपने उन साथियों के साथ जो उस वक्त आलम खां के साथ शाना बशाना थे, कलेक्ट्रेट में जब मीटिंग हो रही थी नुमाइश कमेटी की, वहां मुखालफत की, धमकी की कोई परवाह नहीं की और आखिर कार्निवाल बंद करा दिया। ये आपकी भलाई का बहुत बड़ा और बहुत पहला कदम है। दुनिया का दस्तूर है कि जब कोई तब्दीली लाई जाती है तो उसकी मुखालफत भी होती है और हिमायत भी होती है। रामपुर के लोगों ने चूंकि कभी तरक्की और विकास देखा भी नहीं था और उसके बारे में सोचा भी नहीं था, उनके ज़मीर को और उनकी सोच को इतना कुचल दिया गया था कि वो तरक्की के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और जब तरक्की के काम शुरू हुए तो वो टोला जो ज़हनी तौर पर नवाब और महलों का गुलाम था, उसने मुखालफत शुरू कर दी। लेकिन उस मुखालफत का भी मुकाबला हुआ और आप जानते हैं और आपने सब ने देखा कि रामपुर का इतना विकास हुआ कि जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा गया था। और उसके बाद भी सवाल के विधायक जी कहते हैं रामपुर में कोई विकास नहीं हुआ, अंधे हो गए बेचारे उसकी रोशनी में विकास की, उन्हें दिखता ही नहीं कि विकास कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। मेरे अजीजों, वो लोग जो आज आलम खां की मुखालफत कर रहे हैं, वो दरअसल आलम खां की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, रामपुर के विकास की मुखालफत कर रहे हैं। रामपुर को बदहाली से खुशहाली की तरफ लाया गया है, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। आप सोचिए 2000 और 2001 में रामपुर में कितनी मोटरें और मोटरसाइकिलें थी और आज 2017 में कितनी मोटरें और मोटरसाइकिलें हैं और कितनी खुशहाली है। तो वो लोग आलम खां के मुखालिफ हैं, दरअसल वो आपकी खुशहाली के मुखालिफ हैं, आपकी तरक्की के मुखालिफ हैं। मेरे अजीजों, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, वो जो आलम खां की मुखालफत कर रहे हैं, उनके मुखालफत की तस्कीन का एक जरिया ये भी हो सकता है कि वो इस शहर की तरक्की में रोड़ा न बने, इस शहर की तरक्की की मुखालफत न करे। आलम खां की मुखालफत इस शहर की तरक्की की मुखालफत होगी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर उनके जज्बात रामपुर को नुकसान पहुंचाने के ऐसे ही हैं या आलम खां को तकलीफ पहुंचाने के ऐसे ही हैं, तो मेरी मुखालफत शुरू करते हैं। मेरी मुखालफत से आलम खां को उतनी ही तकलीफ पहुंचेगी जितनी आलम खां की अपनी मुखालफत से पहुंचेगी। लेकिन इस शहर को नुकसान न पहुंचाएं, इस शहर को की बहाली और इस शहर की तरक्की में रोड़ा न बने। सब मिलजुल के रामपुर की खुशहाली में आलम खां का साथ दे और रामपुर की तरक्की में आलम खां का साथ दे। और एक गुजारिश और करूंगा मेरे अजीजों आखिर में, कि हमारे यहाँ शहर का पोलिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। नारे तो बहुत मारे जाते हैं, जोर तो बहुत दिखाया जाता है, लेकिन 40% और 45% पोलिंग होता है। ये बड़ी कमजोरी की बात है और ये बड़ी नादानी की बात है। इलेक्शन वाले दिन तमाम लोग पहले वोट डालें, उसके बाद खाना खाएं या नाश्ता करें। देखिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन में शहर से 45% पोलिंग हुआ शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और बीजेपी का पोलिंग 85% हुआ। वो भी इंसान है, आप भी इंसान हैं, आप में कौन सी कमी है? आप क्यों नहीं कर सकते 90% पोलिंग? मेरी आपसे गुजारिश है कि 15 फरवरी को सब लोग सारे काम छोड़ के सबसे पहले अपना वोट डालें, उसके बाद दूसरे काम करें और 90% पोलिंग करें और मुखालिफों को ये एहसास दिला दें कि रामपुर में ये एहसास दिला दें कि ये एहसास दिला दें कि मुट्ठी भर लोगों के अलावा पूरा रामपुर आलम खां के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बात करने दीजिए ना, हो गया। स्टेज पर बैठे हुए सभी अरे पीछे करो। जिम्मेदार नेता साहिबान, हमारी शहर की खवातीन, बहनों, बुजुर्गों और खास तौर से नौजवान दोस्तों, ये मैदान मैं और आप हर चुनाव की इब्तिदा में कोई जरूरी बातों के गवाह होते हैं।
अगर एक भाई और एक बहन को ये हो कि इंसाफ के कलम ने धर्म देखा, मजहब देखा, जाति देखी, तो मुझे हरगिज ये हक नहीं है कि मेरे हाथ में इंसाफ और वजारत का कलम आए और मैं चुनाव भी लड़ूं। इस सच्चाई को लेकर भी मेरा दामन बिल्कुल पाक है। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। विजारत से पहले मां और बहनों का सड़कों पर निकलना दूभर था। सोने की चेन अपने गले में रखना महान था। आज कहीं सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि जिम्मेदारी तय की गई है। जिस इलाके में चेन छीनी जाएगी उस इलाके के इंचार्ज की जिम्मेदारी होगी। वो बरामद करेंगे, अपने पास से लाएंगे। इंसाफ ऐसे ही होता है। एक बदमाश अपने घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठ जाता था। मोहल्ले के लोग इधर के इधर और इधर के इधर रुक जाते थे। ये बदमाश की अनोखी तस्कीन होती थी कि उसके पार, उसके सामने से कोई नहीं गुजर सकता। ये 5 बरस में उस बदमाश की कुर्सी अपने घर के दरवाजे पर और आगे नहीं जाएगी। गरीब का हक किसी ना हक और बुरे काम के करने वाले को छीनने की इजाजत ना आज थी और ना इंशाअल्लाह कल होगी। जबर नहीं जोतेगा, कमजोर की दीवार जबर नहीं तोड़ेगा, कमजोर की बेटी की असमत जबर नहीं लुटेगा जब तक इख्तियार हमारे हाथ में। वो इंसाफ होगा जो एक मुंसिफ का इंसाफ होना चाहिए, और ये हुआ, ये साबित करके दिखाया। लोग मुखालिफ हुए जमीनों को लेकर, सरकार की जमीनें उनको लेकर लोग मुखालिफ हुए। लेकिन बताओ, इस मजमे से दुकान हटी, खोटा हटा, मकान हटा, जमीन से कब्जा हुआ, वो हटा। अगर एक जगह पर मेरे किसी अपने का नाम लिखा गया हो तो हलाक कर दो, पत्थर मारकर। यही तुम्हारा था, तुम्हें वापस कर दिया। इन जमीनों पर जबर का कब्जा था, उन जमीनों से जबर लोगों का कब्जा हटाया गया। गरीबों के मकान में जिनके बाप ने, दादा ने, परदादा ने, 50वीं नस्ल ने अपने सर पर साया नहीं देखा था, जिन्होंने कभी मकान नहीं देखा था, जमीन उनकी थी, आसमान उनके घर की छत था, कपड़े की दीवारें उनकी दीवारें थीं, जिनका ये मुकद्दर था। लाखों की तादाद में, हजारों नहीं, अगर पूरे उत्तर प्रदेश के बेसहारा लोगों पर नजर डालोगे, रामपुर वालों, तुम्हारे एक वोट ने उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को रहने का मकान दिया है, खुशहाली दी है। उनकी मां, बहन, उनकी बेटी को असला बचाने के लिए एक दरवाजा दिया है। ये एहसास कहां से लाओगे? कोई बेवा, कोई बूढ़ी औरत, कोई नादार मां ऐसी नहीं है इस शहर में, बल्कि पूरे जिले में, जिसके पास एक छोटा सा अपना घर नहीं है। और हमने तय किया, हमारे मंशूर में है, और हम अपने दिल से कहते हैं आपसे, उसूलों की कसौटी पर पूरा उतार कर कहते हैं आपसे कि एक मेहनतकश आदमी, एक ईमानदार आदमी अगर जिंदगी भर चटियल जमीन में हल चलाएगा, पत्थर तोड़ेगा, तुम्हारे मकान की दीवार बनाएगा,
वो 50 गज जमीन खरीद कर अपने लिए एक कमरा नहीं बना सकता। इसलिए हमने ये तय किया है कि जब तक हमारी सियासत और हमारी हुकूमत बाकी होगी, बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही कमजोर लोगों के लिए जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, अब उन्हें एक नहीं बल्कि 2 करोड़ का मकान दिया जाए। तुम्हारी मुखालिफत और मुझसे अदावत महज रामपुर की सीट की वजह से नहीं है। तुम जानते हो हमारी मुखालिफत बहुत ऊपर से होती है। जब मोदी जी वजीर आजम नहीं थे और चंद दिन बाद होने वाले थे, उस वक्त भी उन्हें हमारी भैंसों के खो जाने की इत्तला थी। उनका बस नहीं चला, वरना चाबुक लेकर वो खुद भैंसे तलाश करने के लिए चले। उन्हें पूरे हिंदुस्तान में कोई बस्ती नजर नहीं आई, सिर्फ रामपुर नजर आया कि वहां 24 घंटे बिजली मिलती है। तुम्हारी रोशनियों से लोग बहुत परेशान हैं, तुम्हारे जागते हुए चेहरों से लोग बहुत दुखी हैं। वो तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा चाहते हैं। मुल्क का कोई भचड़ हो जाए, लो जिहाद के नाम पर जान चली जाए, कोई पिल्ला कह दे, कोई कुत्ता कह दे, कोई हरामजादा कह दे, और 131 करोड़ का हिंदुस्तान खामोश दूसरी आबादी का तमाशा। मैं इस पूरे मुल्क को गवाह करके कहता हूं, तुम्हारी इस बेइज्जती के खिलाफ मेरे अलावा कौन लड़ा था? गवाह करो। पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारी जिल्लत के खिलाफ, लहू जिहाद के खिलाफ, बेहुदा बोलने वालों के खिलाफ अगर कोई शख्स एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा हुआ था, वो कौन था? जिंदगी से डराने वालों, भाजपा की सरकार आएगी तो हिंदुस्तान की हर जेल में मुझे ले जाओगे। एक मिसेस इंदिरा गांधी भी हुआ करती थी, 1975 में जेल में डाला था। 2.25 बरस जेल में हम रहे थे, लेकिन जब जेल से बाहर निकले थे तो कांग्रेस का नाम और निशान रह चुका था। ज्यादा बड़ी बात मत करो मोदी जी, लगाम दिलवाओ, अपने नेताओं को लगाम दिलवाओ। एक एमपी ने कहा पार्लियामेंट में कि मुसलमानों का वोट का हक खत्म कर देना चाहिए। हम कमजोर थे, हमारे लिए कह दिया आपने, हमारे वोट का हक नहीं, हमारी तो जिंदगी का हक भी हमारे पास नहीं है। गवाह है गुजरात, गवाह है मुजफ्फरनगर, गवाह है दादरी। फ्रिज के अंदर से गोश्त मिल जाए, इंसान की जिंदगी ले लोगे। ये कानून दुनिया के किसी बेहुदा से बेहुदा समाज में भी नहीं है।
तक हम जिंदा हैं, इंशाअल्लाह तुम्हें हार मिलेंगे। इसलिए साजिश करने वालों की साजिशों को पहचानते हुए अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो और गुलामी की मजबूत जंजीरों को तोड़ दो। अपने माथे पर लिखे हुए गुलामी के इस दाग को हमेशा के लिए मिटाओ। मेरा एक नौजवान 1000 बेमकसद लोगों से ज्यादा अहम है। बिजली के तार जब उस पर काटी पड़ती थी रहा था और लाश नीचे गिरती थी। बिजली की चोरी के लिए नहीं, जराइम के लिए नहीं, इंसानियत को शर्मसार करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि एक मरा था, उसकी मौत का एहसास पड़ोस वाले ने न किया हो, लेकिन बहुत दूर बैठा हुआ एक शख्स रो रहा था इस बात पर कि आज उसका लाल उसके हाथों से चला गया क्योंकि वो बिजली चाहता था। अगर एक शख्स मरता हमारी किसी गलती से, हुकूमत है हमारे पास, ताकत है हमारे पास, बेहिसाब पैसा है हमारे पास, इसके बाद भी अगर कोई नौजवान इस बिना पर मर जाए तो लानत है उस इख्तियार पर जो हमारे पास है। हमने बिजली के तार इसलिए अंडरग्राउंड नहीं कराए हैं कि हम चोरी रोकना चाहते हैं। मेरे साथियों, ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, इनके सामने सिवाय चोरी के जीने का कोई मकसद है? इन्हें पहचानो, इनसे पूछो कि जब जब हुकूमत आई है किसने बिल अदा किया? या के दुकानदारों से पूछो, जब जब हुकूमत आई है कौन सेल्स टैक्स वाला और इनकम टैक्स वाला छापा मारने की हिम्मत कर सकता? मेंथा वालों से पूछो, मेंथा वालों से पूछो, उनके ट्रक नेपाल के बॉर्डर में भी पकड़ लिए गए और ये मालूम हो गया कि ये रामपुर से आए हैं, तो कहा चल जाओ। जो तार ऊपर था वो तार तुम्हारी बगल में कर दिया। जो मीटर बिजली घर में रखा था वो मीटर तुम्हारे दरवाजे पर ला कर। मगर एक इजाजत तुमसे चाहेंगे, जिन लोगों ने यह अफवाह फैलाई हो, इंशाअल्लाह सरकार तो आएगी, लेकिन हमें इस बात की इजाजत दो कि जिन लोगों ने यह अफवाह फैलाई है और मेरे कमजोर और नादान लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, इंशाअल्लाह इनके यहाँ बिल भी चलेंगे और बिल भी आएंगे और ये पुराना ढांचा भी देंगे, ये चोरी का हिसाब। आप जानते हो जो काम ने आपकी इजाजत की है वो काम किया है हमने। आपने कहा था पिछली बार कि नाजायज जमीनों के कब्जे हटना चाहिए, हमने आपके बीच ऐलान किया था कि जिन्होंने नाजायज जमीनों पर कब्जे किए हैं वो कब्जे छोड़ो और इस पर कोई इमारत मत बनाओ, क्योंकि जब ताकत हमारे पास होगी, अल्लाह का करम हमारे बाजू में होगा, इन कमजोरों के बाजू में होगा, तो याद रखना उस वक्त सिर्फ जमीन ही नहीं जाएगी, बना हुआ महल भी गिरा दिया जाएगा। हम आपसे इजाजत चाहते हैं, पुलिस लाइन के सामने की जमीन ट्रेंचिंग ग्राउंड कुआं डालना, इस जगह को सुप्रीम कोर्ट भी किसी को नहीं दे सकता, किसी को नहीं दे सकता।
इस जमीन के मालिक ने, जिसका नाजायज कब्जा था, उसने नीचे की अदालत में, ऊपर की अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह हमारे खिलाफ और चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा किया और हर जगह से वो जमीन ख्वार हुआ। इसके बाद जमीन पर कब्जा किया गया। मैंने अपना घर नहीं बनाया, अपनी कोठी, अपनी दुकान नहीं बनाई। जेल के सामने की मस्जिद में फजर के वक्त मुझे मालूम हुआ कि मेरे लिए बददुआएं की जाती हैं। मैंने इमाम साहब से बात कराई और मैंने कहा कि 5 लोग बददुआ करते हैं और लाखों लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। मुझे आप बताओ, एक तरफ एक शख्स जालिमाना कब्जा करने वाला ताकतवर बदमाश, जिसने मेरी मरी मां को नहीं छोड़ा, जिसने मेरी बीवी बहनों और मेरी कार्यकर्ताओं की इज्जत और अस्मत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐ बेशरम, ऐ बेहया, कम से कम अगर तेरे पास अपना गिरेबान नहीं था तो अपनी बीवी के गिरेबान में तो झांक कर देखा होता कि दिलाजत की कौन सी। बेशर्मो, मेरे गरीबों को नुकसान पहुंचाने वाले आओ, देखो अपनी इन गरीबों की ताकत को देखो और अल्लाह से माफी मांगो और साथ दो इनका। एक पढ़ा लिखा शख्स कहता है, आजम खान ने रिक्शे दे दी, अकल के खुरके 80 साल का बूढ़ा पैदल की रिक्शा चलाकर फिर एक बड़े फाड़ कर अपने बच्चों को रोटी देता है। हमने उसकी तकलीफ का एहसास किया, गुनाह किया, कहा कि अब तो ऐसी रिक्शा दे दी कि ये खराब नहीं होगी। टूटी रिक्शा लेकर नौजवानों 2.25 लाख रुपए की रिक्शा दी थी। आज मुझे मेरी एक अजीज ने कहा कि पैदल की रिक्शा वाले कह रहे हैं कि आजम भाई तक ये पैगाम पहुंचाओ कि जब से उन्होंने ई रिक्शा दी है हमारी रोजी कम हो गई। मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है, मैं इस स्कीम को बंद नहीं कर रहा और इंशाअल्लाह आचार संहिता हट गई, तकरीबन 150-200 रिक्शे रखी हुई है, वो दूंगा और अल्लाह ने चाहा तो अगले 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में पैदल से रिक्शा चलाने वाला एक बाकी नहीं होगा और फिर एक कानून बनेगा, एक कानून बनेगा कि आप किसी आदमी को अपनी सवारी के लिए कोई जानवर बनने के लिए मजबूर नहीं करेगा। ये कानून है। तुम्हारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, तुम्हें सड़कों पर नहीं चलने दिया, पानी नहीं था तुम्हारे पास, रोशनी नहीं थी तुम्हारे पास। आज रामपुर में ऐसे निशानात हैं कि लोग रामपुर को देखना चाहते हैं। जब तुम रामपुर से बाहर किसी गैर रामपुर वालों से मिलते हो तो हाथ मिलाते हैं तुमसे, तुम्हारी खैरियत लेते हैं, हमसे तुम्हारा रिश्ता पूछते हैं और होटल वाले तुमसे चाय का पैसा नहीं देते। हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी कभी न मिटने वाली एक पहचान है। बहुत पहले कहा था, बहुत पहले कि एक ऐसा मुकाम दिलाएंगे तुमको कि तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में होगा और रामपुर दुनिया के नक्शे पर पहचाना जाएगा।
और एक ऐसे नाम से जो मुजाहिद आजादी, तुम्हारे वतन का बाशिंदा ही नहीं, तुम्हारे वतन का जौहर, जिसने इंग्लिस्तान में दम तोड़ दिया, जिसके जनाजे में 21 मुल्कों के सरबराह शामिल हुए, जिसके जनाजे में हजारों की भीड़ अपना ऐसा सीना कूट रही थी गोया मजलिस का जुलूस हो। 21 ममालिक ये मुतालबा कर रहे थे कि मौलाना का जनाजा उनके मुल्क में दफन किया जाए, क्योंकि मौलाना ने ये कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश गुलाम हिंदुस्तान में दफन न की जाए। मौलाना का इंतकाल हुआ बैतुल मुक़द्दस में, जिसका लोग ख्वाब देखते हैं, अल्लाह ने वो पाक जमीन मौलाना को अता की। मौलाना की नेकी है, अल्लाह के यहां उनकी नेकी की कबूलियत है, क्योंकि उनका एक शेर खुद कहता है